दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं हम आज सीधे अपने क्लास की और आज की क्लास में हम देखेंगे जो बचे हुए प्रश्न हैं संधि के, उनको हम पूरे कर लेते हैं। नाविक, ठीक है, नाविक संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ए, आय, अव और आओ, ये किसके उदाहरण है? अयादि स्वर संधि के उदाहरण है। तो किसकी ध्वनि दे रही है? अय, आय, अव, आओ की ध्वनि दे रही है, ठीक है। आओ की ध्वनि दे रही है, नाविक, आविक, ठीक है। तो ये किससे बना होगा? नौधन इक से। पिछला क्लास देखिए, आपको इसलिए समझ में आएगा। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हैं। फिर देखिए काव्योर्मी संधि विच्छेद का चयन कीजिए। काव्य, इधर देखो, इधर क्या आया है और इधर क्या आ रहा है? ये ऊ। तभी आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। किसके उदाहरण है ये? गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा आ, इधर आएगा ऊ, ठीक है। तो ये बड़ा ऊ आएगा, क्योंकि उर्मी को हम कैसे लिखते हैं? बड़ा। राइट आंसर होगा इसका सी। काव्य धन उर्मी से बना है काव्योर्मी। यहाँ आएगा, यहाँ ओ, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? ओ। तभी क्या बनेगा? काव्योर्मी बनेगा। बहिष्कार संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इसमें कौन सा सही है? बही धन कार से बना है, बहिस धन कार से, बही धन सकार से या बही धन आकार से? सही उत्तर हो जाएगा ए। बही धन कार से बना है बहिष्कार, बही धन कार से बना है बहिष्कार। विसर्ग संधि के उदाहरण है। यशोदा संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यशः धंधा विसर्ग संधि के उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा डी। निर्विकार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसमें लीन का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। तत् धनलीन से बना है तनलीन। व्यंजन संधि के उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? राइट होगा, आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि के, ठीक है। धन ऊर्ध्व से, इधर भी आ रहा है बड़ा ऊ आया, ठीक है। इधर क्या आया है? ऊ आया। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ ऊ बनाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। मूर्धन ऊर्ध्व से बना है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। फिर देखिए समधनसार, क्या बनेगा? संसार। इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। समधनसार से बना है संसार, व्यंजन संधि है इसमें। फिर देखते हैं मुनिंद्र संधि विच्छेद का चयन करेंगे। मुनिधन इंद्र से बना है मुनिंद्र, ठीक है। मुनिधन इंद्र से बना है मुनिंद्र। किसके उदाहरण है? ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है, ठीक है। मुनिधन इंद्र। इस तरफ भी देखेंगे क्या आया? ई, छोटा ई आ रहा है, इधर भी ई आ रहा है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दीर्घ बनाएंगे। किसके उदाहरण है? ये दीर्घ स्वर संधि के। सही उत्तर हो जाएगा ए। मुनिधन इंद्र से बना है मुनिंद्र। इतिधन ईव, इसमें कौन सी संधि है आपको बताना है? इतिधन ईव में दीर्घ स्वर संधि है। इधर देखेंगे, इधर भी ई है, इधर भी ई आया है। दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? दीर्घ बनाएंगे, ठीक है। तो ये किसके उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए। उत्धन हरण, उद्धरण, ये तो व्यंजन संधि है। परिधन छेद, ये किसके उदाहरण है? ये भी व्यंजन संधि के उदाहरण है। मनः धन रथ, मनोरथ, ये किसके उदाहरण है? विसर्ग के। अहम धन कार से बना है अहंकार, ये भी व्यंजन संधि के उदाहरण है। गय धन अक का सही संधि रूप क्या होगा? गय धन अक, गायक, ठीक है। गय धन अक, आयक, अय, आय, औ और आओ, ठीक है। तो इसमें किसकी ध्वनि दे रही है? ये आय की, ठीक है। गाय, आय की ध्वनि दे रही है। और इसमें कौन सी मात्रा होती है? इसमें ए के लिए, ठीक है। इसमें ए होता है, तो ए के लिए कितनी मात्रा होती है? 2। इसीलिए ये किससे बना है? गय धन अक से बना है। गायक कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है इसमें। फिर देखेंगे अनाशक्त, ठीक है। अनाशक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्न धन आशक्त से बना है अनाशक्त। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब ये होता है यहीं से हमारा समाप्त। अब हम चलते हैं समास की ओर, ठीक है। कितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लिए? संधि, केवल संधि से 120 क्वेश्चन कर लिए। अब हम शुरुआत करते हैं समास की। समास की परिभाषा क्या होती है? 2 या 2 से अधिक पदों, शब्दों से मिलने पर जो नया स्वतंत्र पद बनता है, तो उन समस्त पदों को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। पदों को पृथक पृथक किया जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि देखिए पुरुषोत्तम में 2 पद है पुरुष, एक पद है, प्रथम पद है पुरुष
और दूसरा पद है उत्तम, ठीक है, जिसका समास विग्रह क्या होगा, पुरुषों में उत्तम होगा, ठीक है, पुरुषों में उत्तम है वो क्या है, पुरुषोत्तम है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है, ठीक है, जिस तरह संधि का अर्थ होता था जोड़ना, इसी तरह समास का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि छोटा रूप, ठीक है। और समास का विलोम क्या होगा, समास का विलोम होगा व्यास, ठीक है। समास मतलब होगा छोटा रूप और व्यास मतलब क्या हो जाएगा, व्यास मतलब होगा इसका बड़ा रूप, ठीक है। तो समास का अगर विलोम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्यास होगा। फिर देखते हैं समास का विलोम होगा व्यास। भाषा में समास का प्रयोजन कम शब्दों में अर्थ का विस्तार करना होता है, ठीक है। फिर देखिए हिंदी में समास का अनुशीलन संस्कृत व्याकरण के आधार पर हुआ है। समास की विशेषता क्या क्या है, समास में कम से कम 2 पदों का योग होना आवश्यक होता है। इसमें 2 पद होने आवश्यक है समास के लिए। एक होता है पहले पद, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम पूर्व पद कहते हैं, और दूसरा पद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तर पद भी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक पद का क्या करते हैं, रूप धारण कर लेते हैं। 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं और दोनों पद की विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। दोनों पदों की विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप। समास होने पर जहाँ संधि संभव होता है वहाँ नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है, ठीक है। समास होने पर जहाँ संधि संभव होता है, अगर समास है तो वहाँ पर क्या होगी, संधि संभव होगी, वहाँ पर क्या होगा, नियमों के अनुसार संधि भी हो जाती है। फिर देखिए समास के प्रकार या भेद। समास प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं, समास प्रमुख रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व, और छठवा होता है बहुव्रीहि समास, ठीक। अब देखते हैं अव्ययी भाव समास में क्या होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास, इसमें क्या होते हैं, पश्च पद या उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, ठीक है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर अन्य अर्थ देते हैं, ठीक है, दोनों पद मिलकर अन्य अर्थ देते हैं, वो हमारे होते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक। तो अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये तीनों समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं या पश्च पद प्रधान होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। अब चलते हैं आगे। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में क्या होता है, पदों का मेल होता है। इसमें 2 पद मिलकर बनते हैं और इसमें वर्ण मिलकर क्या करते हैं, वर्ण मिलकर संधि का मेल होता है और समास में पद मिलकर शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तित होता है, ठीक है। संधि को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, संधि में वर्ण के मेल को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। और समास में प्रायः विभक्तियों का लोप होता है, ठीक है। समास में क्या होता है, विभक्तियों का लोप होता है। संधि में समास नहीं होता, संधि में समास नहीं होता और समास में क्या होती है, संधि होती है। समास में संधि होती है, संधि में समास नहीं होता। आगे देखते हैं अब अव्ययी भाव समास को। देखिए जिस समास का पहला शब्द पद अव्यय हो उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, पहला उपसर्ग होता है, पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, अव्यय होता है। और इसमें पूर्व पद यानी पहला पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में ये परिभाषा पूछा जाता है, ठीक है। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और इसमें क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। पहला पद उपसर्ग होता है या अव्यय होता है। संपूर्ण सामसिक पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है। क्या होता है, संपूर्ण सामसिक पद जो होता है वो क्रिया विशेषण अव्यय होता है। किसमें, अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्यय होने के कारण संपूर्ण सामसिक पद अविकारी होता है, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। ये कैसे होते हैं, अविकारी होते हैं, अर्थात पद में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होता है। प्रति पूर्व पद और दिन क्या है, इसमें अंतिम पद है, ठीक है।
देखो प्रति में क्या है, पहला उपसर्ग है, प्रति यहाँ पर उपसर्ग हो गया और ये किससे बना है, प्रति धन दिन, ठीक है। ये दिन हमारा क्या हो गया, उत्तर पद हो गया, प्रति हमारा क्या हो गया, पूर्व पद हो गया, ठीक है। प्रति हमारा पूर्व पद है और दिन हमारा क्या है, उत्तर पद है। इसमें प्रति क्या है, उपसर्ग है, प्रति क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। और दोनों मिलकर क्या बन गए, प्रतिदिन बन गए, दोनों मिलकर क्या बन गए, प्रतिदिन। ये किसके उदाहरण है, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, ठीक। अब देखते हैं आगे। अब देखिए सामसिक पद और विग्रह। यहाँ पर देखिए सामसिक पद क्या है और उसका विग्रह देखो, जैसे कि दिया है यथाशक्ति, तो इसका विग्रह कैसे होगा, शक्ति के अनुसार, ठीक। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा संभव, इसमें सभी देखो उपसर्ग आएगा, यथा संभव, यथाया, फिर यहाँ पर देखो यथाया, यथेष्ट, यथा, यथेष्ट, ठीक है। यथा स्थिति, यथा कर्म, यथार्थ, यथा विधि, ये सभी किसके उदाहरण है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। इसमें पूर्व पद यानी पहला पद क्या होता है, पहला पद हमेशा क्या होता है, उपसर्ग होता है, अव्यय होता है, ठीक है। ये प्रतिवर्ष यानी कि क्या हो गया, प्रत्येक वर्ष, प्रति मास, हर मास, प्रतिदिन, दिन दिन या हर दिन, ठीक है। प्रतिपल, हर पल या प्रत्येक पल, प्रति सप्ताह, प्रत्येक सप्ताह, हर सप्ताह, प्रति बार, प्रत्येक बार, ये इनका क्या हो गया, विग्रह हो गया। अब यहाँ पर देखिए जैसे आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखिए, ठीक है। आजीवन, आजीवन देखो, जीवन क्या है, जीवन एक शब्द है, जीवन एक शब्द है। इसमें आ क्या लगा है, इसमें आ क्या लगा दिए हैं हम, उपसर्ग। अगर हम जीवन में आ उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आजीवन। और आजीवन हमारा क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर है ना, हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत, ये हो गया हमारा वैभव समास के उदाहरण। आकंठ, आकंठ में देखो कंठ से लेकर, ठीक है। आ हमारा इसमें क्या है, उपसर्ग है। आजन्म, ठीक है, जन्म के क्या उपसर्ग लगा है, आ जन्म बन गया, अर्थात क्या हो गया, जन्म पर्यंत। आमरण, कब तक, मरण तक, ठीक है, कब तक, मरण तक, इसमें क्या लग गया, आ उपसर्ग लग गया। इसी तरह देखिए अपाद मस्तक, ठीक है, पाद मस्तक में आ उपसर्ग लगाने से बन गया अपाद मस्तक। पाद से मस्तक तक, ठीक है, पाद अर्थात होता है पैर से लेकर कहाँ तक, मस्तक यानी कि माथा तक, ठीक है। आज समुद्र, आज समुद्र में देखो समुद्र पर्यंत है, ठीक है। आ इसमें समुद्र में आ उपसर्ग लगा है। आजानुबाहु, ठीक है, जानू मतलब कि होता है घुटने से, घुटने से कहाँ तक, बाहु तक, उसको क्या कहा जाता है, आजानुबाहु। ये सभी किसके उदाहरण है, अव्ययी भाव समास के। इसी तरह से अब देखें तो नी उपसर्ग से, देखिए यहाँ पर नी उपसर्ग से, नी धन संदेह, संदेह में नी उपसर्ग लगा देंगे, क्या बन गया, बिना संदेह के, बिना जन के। निडर, डर में नी उपसर्ग लगा देंगे तो बिना डर के बन गया। निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, नी। इसी तरह देखिए निर्विवाद, ठीक है, विवाद से रहित। निश्चित में देखिए चिंता से रहित। नियमन अनुसार, नियमानुसार, नियम के अनुसार, ये सभी किसके उदाहरण हैं, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। बे उपसर्ग लगाकर कैसे बनाएंगे, बे मतलब बिना मतलब के, बेरोजगार बिना रोजगार के, बेरहम बिना रहम के, बेखटक के, ठीक है, बिना खटके, बेदाग बिना दाग के, बेवफा बिना वफा के, बेशक बिना शक के, बेशर्म बिना शर्म के, बेकाम बिना काम के। इसमें सभी क्या उपसर्ग लगे हैं, बे उपसर्ग से बने ये पद हैं। अब फिर आगे चलते हैं हम अन्य, जैसे कि रातों रात, इसमें क्या होगा, शब्दों का रिपीटेशन होगा, है ना। एक ही शब्द देखो, रात रात एक ही शब्द आए हैं तो इससे क्या बन गया, रातों रात। हाथों हाथ एक ही जैसे शब्द आएंगे तब भी कौन सी समास होगा, अव्ययी भाव समास। गाँव गाँव, ठीक है, प्रत्येक गांव, गली गली, प्रत्येक गली, दिनों दिन, शब्द का क्या होना, रिपीट होना बार बार। प्रत्येक दिन, साफ साफ, एक ही शब्द का क्या हुआ, बार बार पुनरावृत्ति, बिल्कुल साफ, ठीक। और क्या दिया है, साल दर साल, हर साल। फिर देखिए खंड खंड, इसमें भी देखिए क्या हुआ है, शब्द का रिपीट होना, एकाएक, एक एक, घर घर, धीरे धीरे, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, पुनरोक्ति है। एक ही पद, एक जैसे शब्दों की बार बार आवृत्ति होगी, जैसे कि हर घड़ी, घड़ी घड़ी, है ना। तो एक ही जैसे शब्द की पुनरावृत्ति होगी तो उसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक के लिए कर लेते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। तत्पुरुष समास हम कल करेंगे। आप इसी तरह से बस क्लास से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।